इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक हम पढ़ रहे थे अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। आपको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि दिष्टकारी के लिए मैंने क्या बताया था, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। तो एक बार पुनः मैं बताऊंगा आपको कि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वीडियोज के अंदर कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल इनपुट जो प्रत्यावर्ती धारा है केवल उसके आधे तरंग को ही वो एक दिशा में परिवर्तित करता है, शेष आधा समय के लिए धारा का मान 0 होता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं एक बार पुनः यहाँ पर बनाऊं कि ये हमारा इनपुट, ये इनपुट धारा या वोल्टता थी और आउटपुट जो थी वो इस प्रकार से ये V आउटपुट और ये V इनपुट। तो देखिए V इनपुट है, उसके कंप्लीट साइकिल में से केवल आधे साइकिल यानी कि आधे समय के लिए ये कितना समय है, T है, ये कितना है T/2, ये T और ये कितना हो गया T/2। केवल आधे चक्कर में के दौरान ही हमारे को धारा का मान प्राप्त होता है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो ये है कि ये धारा यानी कि दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी से प्राप्त धारा एक दिशा में अवश्य है, लेकिन समय के सापेक्ष इसका मान नियत नहीं है। तो समय के सापेक्ष इसका मान नियत नहीं है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि समय के सापेक्ष देखिए पहले वृद्धि होती है, फिर कमी हो रही है, फिर ये आधे समय के लिए 0 होता है, फिर पुनः वृद्धि होती है और फिर इस प्रकार से कमी होती जाती है। तो जो आउटपुट करंट है इसमें ये जो घटक है इनको बोलते हैं प्रत्यावर्ती घटक या उर्मिका। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं उर्मिका गुणांक यानी कि रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट धारा है उसमें जो स्पंदन है यानी कि आउटपुट जो करंट है, आउटपुट जो वोल्टता है, उसमें जो प्रत्यावर्ती घटक है या इनको क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उर्मिका कहलाते हैं। तो हाँ यहाँ हम ये कह सकते हैं कि निर्गत धारा में जो स्पंदन है या प्रत्यावर्ती घटक हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्मिका कहलाते हैं। अब उर्मिका गुणांक के बारे में बात करते हैं। तो उर्मिका गुणांक हमारे को आउटपुट कैसा चाहिए था, आउटपुट चाहिए था DC, है कैसा, DC प्लस AC। ठीक है, आउटपुट अपने को चाहिए DC, लेकिन इसमें है क्या पोर्शन, DC और AC दोनों पोर्शन हैं। तो कहने का अब हमारे पास यहाँ उर्मिका गुणांक की डेफिनेशन एक निकल के आती है कि हम उर्मिका गुणांक किसको कहें। तो उर्मिका गुणांक की परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि निर्गत जो दिष्ट घटक है उसमें प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान, निर्गत जो आउटपुट जो वोल्टता या धारा है उसमें प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान का दिष्ट घटक के साथ अनुपात क्या कहलाता है, उर्मिका गुणांक कहलाता है। तो R इक्वल, इसको डिनोट किससे करते हैं, रिपल फैक्टर को R से। तो हम ये कह सकते हैं निर्गत धारा में प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान, प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान अपॉन दिष्ट घटक का मान। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ISC अपॉन IDC। यानी कि ISC क्या है, निर्गत जो धारा थी अपने पास आउटपुट थी उसमें AC का प्रभावी मान है, यानी कि प्रत्यावर्ती या उर्मिका घटक का प्रभावी मान है।
और यहाँ पर अब उसके किसके सापेक्ष, दिष्ट घटक के सापेक्ष अपने को ये प्रत्यावर्ती घटक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए R इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, आई एस सी अपॉन आई डी सी। अब देखिए लोड में कुल शक्ति, लोड में कुल शक्ति का मान है कि दिष्ट घटक के कारण शक्ति और प्रत्यावर्ती घटक के कारण शक्ति। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति, प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर आर एल प्लस आई ए सी का स्क्वायर आर एल। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, आर एल था। जो सर्किट हमने बनाया था उसमें लोड रेजिस्टेंस था आर एल। तो आर एल जो लोड रेजिस्टेंस था उसमें उसके ऊपर कितनी शक्ति, यानी कि लोड में कुल शक्ति का फॉर्मूला निकालना है। तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर आर एल प्लस आई एस सी का स्क्वायर आर एल। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि मैंने पहले बताया आपको कि जो आउटपुट है, आउटपुट जो धारा है या आउटपुट जो वोल्टता है उसमें केवल डीसी पोर्शन हमारे को चाहिए था, लेकिन डीसी पोर्शन के साथ साथ उसमें हमारे को एसी पोर्शन भी मिल रहा है। तो आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर प्लस आई ए सी का स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास आई ए सी इक्वल टू आ जाता है रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला जो उर्मिका गुणांक का फॉर्मूला था, R इक्वल टू क्या है, आई एस सी अपॉन आई डी सी। तो इसको हम R इक्वल टू निकालना चाहें तो आई एस सी अपॉन आई डी सी। तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। ये फॉर्मूला हमारे को प्राप्त होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। अब देखिए आई आर एम एस और आई डी सी, इन दोनों के मान हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, आई एम अपॉन 2 तथा एंड आई डी सी इक्वल टू कितना आया था, आई एम अपॉन पाई। प्रथम वीडियो में पार्ट फर्स्ट जो था उसमें मैंने बताया था अर्ध तरंग दिष्टकारी का सर्किट और किस प्रकार से उसके फंक्शन होता है, किस प्रकार से वो सर्किट काम करता है। दूसरा जो पार्ट सेकंड वीडियो था उसमें हमने बात करी थी आई डी सी यानी कि एवरेज घटक की औसत दिष्ट धारा के औसत मान की। तीसरा पार्ट थर्ड जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू। तो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के वीडियो से हमारे को ये पता चल जाता है कि आईडीसी यानी कि दिष्ट घटक का औसत मान आई एम अपॉन पाई होता है तथा पार्ट थर्ड वीडियो हाफ वेव रेक्टिफायर का पार्ट थर्ड वीडियो जो था उसमें मैंने बताया था कि IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, IM अपॉन 2 होता है। ये दोनों मान इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए R उर्मिका गुणांक का जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ उसमें यदि हम IRMS और IDC का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। IRMS की वैल्यू कितनी है, IM का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, स्क्वायर है। अब है IDC का स्क्वायर, तो IDC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, IM का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस 1 पावर हाफ। तो देखिए R इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 की पावर हाफ और ये मान होता है 1.21
उर्मिका गुणांक अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए उर्मिका गुणांक का मान आता है 1.21 अर्थात, और R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 121%। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं 121% R का मान क्या, इसका मतलब क्या है कि R इक्वल टू 121% किसकी वैल्यू है, ये IAC अपॉन IDC की। तो यहाँ यह मतलब निकलता है कि IAC यानी कि प्रत्यावर्ती घटक का मान जो है वो इस दिष्ट घटक का 121% प्राप्त होता है, यानी कि जो दिष्ट घटक का प्रभावी मान हमारे को आउटपुट में मिला उससे 121% ज़्यादा प्रत्यावर्ती घटक का मान प्राप्त होता है। देखिए हम क्या चाहते थे, अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम ये चाहते हैं, दिष्टकारी जो है हम ये चाहते हैं कि हमारे को प्रत्यावर्ती धारा का कंप्लीट दिष्ट धारा मिले। तो उसी की प्रोसेस में जो पहली प्रोसेस थी अर्ध तरंग दिष्टकारी, उसमें हमने जो अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो एक डायोड था और किसी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं था, तो उस अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमारे को उर्मिका गुणांक 121% प्राप्त होता है। और इस 121% का मतलब ये होता है कि निर्गत जो घटक है, निर्गत जो धारा है या निर्गत जो वोल्टता है, उसमें दिष्ट धारा के सापेक्ष ऐसी घटक जो है प्रत्यावर्ती घटक है जिसको उर्मिका घटक भी बोलते हैं, यह दिष्ट घटक के प्रभावी मान से 121% ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि फिल्टर प्रयुक्त नहीं किए जाए तो यह एक अच्छा परिपथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम दिष्टकारी किस लिए यूज कर रहे हैं, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आउटपुट जो है उसमें DC के कंपैरिजन में हमारे को AC वाला घटक ही ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो AC वाला घटक ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सर्किट जो डिजाइनिंग थी उसमें वो एक अच्छा परिपथ नहीं सिद्ध होता है।